बजाना मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज एक ही मौजू के हवाले से एक ही डेवलपमेंट, एक ही टॉपिक है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन कब होने हैं, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। कल ये फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के हवाले से अगर बज़ाहिर बादियो नज़र में देखा जाए कि उनका माइंड क्या पता चल रहा था, तो लग बज़ाहिर बादियो नज़र में यही रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर तैयार है बज़ाहिर और बादियो नज़र में कि इलेक्शन 90 दिन की आईनी मुद्दत के अंदर ही होने चाहिए। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत का तमाम तर ताउन चाहती है, ख़ासतौर पर वसाइल के हवाले से। वसाइल में क्या है? वसाइल में पैसे प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। अब कल इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है, लेकिन इंटरेस्टिंगली डिफेंस सेक्रेटरी को कल तक का वक्त दिया गया था कि वो अपना जो जवाब है, जो अपनी ब्रीफिंग है, वो सबमिट करवा दें। तो फैसला अगर महफूज कर लिया गया है तो डिफेंस सेक्रेटरी का जवाब तो अभी बाकी है, तो उस जवाब की बुनियाद पर किस तरह वो जवाब फिर कहाँ जाएगा, उसे किस तरह इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। बहरहाल इसके अलावा भी बहुत से अहम सवालात हैं जो कि आज हम उठाना चाहते हैं, जो कि अवाम ये सवालात कर रहे हैं। अवाम कह रहे हैं कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस सूरत में आ जाता है कि इलेक्शन की डेट आ जाती है या हतमी तौर पे एक फैसला करार दे दिया जाता है, तो पंजाब हुकूमत के हवाले से आर्टिकल 63A की जो गलत तशरीह हुई थी उसका जायज़ा अभी ज़ेरे इल्तिवा है। तो क्या पहले ये मामला हल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन का मामला सुना जा रहा है इलेक्शन कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट में। तो जब तक 63A के हवाले से ज़ेरे इल्तिवा केस का फैसला नहीं हो जाता, क्या तब तक पंजाब में इलेक्शन की डेट देना या इलेक्शन में पंजाब में इलेक्शन के हवाले से हतमी फैसला करना, क्या वो मददगार साबित होगा? सवाल ये भी है कि क्या वज़ीर आला के पास किसी भी प्रोविंस के असम्बलियाँ तहलील करने का कुली इख्तियार, वाहिद इख्तियार क्या उनको हासिल है? सवाल ये भी है कि क्या एक फ़र्द पूरे सूबे की 60% अक्सरियत के लिए फ़ैसला कर सकता है? ये पंजाब की सूरत हाल पे बात होगी। सवाल ये भी है, बल्कि सवाल के साथ साथ एक प्रेसिडेंट हमें देखना पड़ेगा कि पड़ोसी मुल्क भारत, जहाँ पे मुस्तकिल जमहूरियत इन प्रैक्टिस है और इन लेटर एंड स्पिरिट वहाँ पे इन प्रैक्टिस है, तो भारत में अगर वज़ीर आला असम्बली तहलील करना चाहता है तो वहाँ का गवर्नर ये देखता है कि क्या असम्बली की तहलील का जवाज़ आईनी है भी या नहीं। क्या गवर्नर ये देखता है कि वज़ीर आला की जो उस वक्त जवाज़ है असम्बली तहलील करने का, क्या वो इन प्रैक्टिस हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। इसके अलावा अवाम ये भी सवाल कर रहे हैं कि वज़ीर आला ने तो अपेरेंटली एक सियासी ब्लैकमेलिंग के तौर पे अपनी पार्टी के सरबराह के कहने पे असम्बली तहलील कर दी थी, तो क्या ये आईनी है? पंजाब के हों चाहे खैबर पख्तूनख्वा के हों, क्या अपने पार्टी की सरबराह के विम्स एंड विशेस पे जो एक बहुत बड़ी आबादी है उनके नुमाइंदों के लिए असम्बली तहलील करने का इख्तियार का एक शख्स को या 2 अशखास को दिया जा सकता है? सवाल ये भी है कि क्या 70% मुल्क में 5 महीने के लिए 2 बार इलेक्शन करवाना, क्या ये अक्लमंदी है? और इस पर जो वसाइल सर्फ होंगे उसका जवाब, उसका हिसाब फिर कौन देगा? सवाल ये भी है कि क्या एक गैर जानिबदार इंटरिम और केयर टेकर सेटअप निगरान हुकूमत के बगैर प्रोविंशियल इलेक्शंस करवाना आईनी है? और क्या बाद में एक गैर जानिबदार निगरान सेटअप के ना होते हुए एक प्रॉपर सियासी गवर्नमेंट के नीचे कौमी असम्बली के और फिर आगे सेनेट के भी आधे इलेक्शंस होने हैं, तो क्या यहाँ पर इलेक्शन के फ्री एंड फेयर होने के हवाले से जो एक कुलिया है वो पूरा होगा? ये बड़े अहम सवालात हैं। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कल जो एक फ़ैसला देगी उस फैसले में इन सवालात के जवाब लाजमन मौजूद होंगे। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई उसके हवाले से बज़ाहिर यही नज़र आया कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट 3 रुकनी बेंच तमाम का तमाम जिम्मेदारी, तमाम का तमाम बोझ वफाकी हुकूमत पर डाल रही है। और इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमने एक मुज़ाकरात का ऑप्शन दिया था, उस पर कोई जवाब अभी तक नहीं आया, ख़ासतौर पे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। एक और बड़े अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस की तरफ से आए। उन्होंने कहा जी कुछ लोग अपेरेंटली मनपसंद जजेस से फ़ैसला करवाना चाहते हैं।
इन मामलात पे आज बात करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से जो सवाल जवाब हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आज रेज हुए हैं, जो इस केस के हवाले से रेज हुए हैं, इन पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म साहब बार बार आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास से भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। चंद दिन पहले PDM का इजलास हुआ था, वहाँ पर बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का, अनप्रेसिडेंटेड किस्म का एक एलामिया सामने आया था। बहरहाल इन सारे मामलात के हवाले से सवालात के जवाब लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा और विफाकी वज़ीर बराए तवानाई हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, कल जो भी फैसला आता है, क्या नून लीग और नून लीग समेत PDM की तमाम हुकूमत इस फैसले को बिना चूनो चरा मिनो अन तस्लीम करेगी कि नहीं करेगी? शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। इस तमाम मामले में कटहरे के अंदर पाकिस्तान की आला अदलिया खड़ी हुई है कि क्या उनके मामलात में वो शफाफियत मौजूद है, क्या वो आइन के आर्टिकल 10A के तहत जो फेयर ट्रायल का हक हम सबको हासिल है, क्या उसको पूरा कर रहे हैं, क्या उनके अंदरूनी फैसलों में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, उनके अंदर वो इज्तमाही दानिश मौजूद है या वहाँ फर्द वाहिद ही ये तमाम फैसले कर रहे हैं। क्योंकि पिछले वो दिनों तो बार बार में आज सुप्रीम कोर्ट एड्रेस कर चुकी है। सॉरी, आपको कट इन कर रही हूं। सूरत हाल चीफ जस्टिस बार बार कह रहे हैं कि वो उनका तो इख्तियार है। जी वो इख्तियार है। तो फिर देखिए ना, ये वही आला अदलिया है जो पिछले बहुत सालों से इंतजामिया यानी हुकूमत को ये के बाद दीगरे उनकी जो जजमेंट्स हैं वो ये कहती हैं कि जो सवाबदीदी इख्तियार है वो लामहदूद नहीं है, उसको भी किसी स्ट्रक्चर के तहत, किसी ज़ाब्ते के तहत एक्सरसाइज होना है। तो यही हमारा उन्हीं सवाल जो चीफ जस्टिस साहब से यही है कि जो भाषण सुप्रीम कोर्ट दे रहा है अपने फैसलों के जरिए, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर भी उसी का इतलाक करने के लिए तैयार है कि सवाबदीद का जो इख्तियार है, जो एक्सरसाइज है, वो लामहदूद और अनक्वेश्चन्ड नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन होगा। क्योंकि ये हमें याद रखना है कि आइन का जो इब्तदाइया है उसमें ये लिखा गया है कि अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान में इक़्तिदार आला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। ये इक़्तिदार आला जो है ये किसी तरह भी अदलिया को नहीं दिया गया, ये हुकूमत को नहीं दिया गया, ये किसी और इदारे को नहीं दिया गया। ये बराह रास्त वादा किया गया कि पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इक़्तिदार आला रखते हैं। तो लिहाजा ये सवाल उठेंगे। हमारे इस बेंच के ऊपर बहुत संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसके लिए अभी वज़ीर आज़म ने आज कौमी असम्बली में एक तकरीर भी की है इफ्तारी से ज़रा पहले, जिसमें उन्होंने वादे किया है कि ये 3 बेंच का जो फैसला है उस पर हमारे सख्त तरीन तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। बजाय ये कि हम अगरचे हमने आज सुबह एतराज़ भी बाकायदा तौर पर फाइल किया, जी बिल्कुल, हमारी तो 4 दिन से यही इस्तदा है कि बजाय ये कि इंडिविजुअल जजेस के ऊपर एतराज़ात किए जाएं जिससे गालिबन बदमज़गी बढ़ती है, तो बेहतर यही है कि चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट असेंबल कर लें और उसके जरिए ये फैसला करवा दें। पहले उन्होंने ये फैसला करना था जो वो नहीं कर रहे कि जी ये जो 1 मार्च को जो फैसला दिया गया वो क्या था, वो फैसला था भी कि नहीं था, क्योंकि उसके बारे में 4 जजेस के अब रिटर्न ऑर्डर्स आ गए हैं। सर वो आज एड्रेस हुआ है, वो आज एड्रेस, सर वो सुप्रीम कोर्ट में एड्रेस हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका इस तरह से जवाब दिया, उसको हम रिपीट करेंगे तो हमारी डिस्कशन लंबी हो जाएगी। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 बेंचेस जो थे उन्होंने मुत्तफिका तौर पे दस्तखत करके इख्तियार दिया था कि चीफ जस्टिस नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें, 1। और दूसरा वो कह चुके हैं कि जी फैसला जो है वो ये वजाहत सारी सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है, जहां पे अटॉर्नी जनरल कोई जवाब नहीं दे सके। फुल कोर्ट के मामले पे भी तमाम वजाहत, जो वर्बल वजाहत है, जो गुफ्तगू के जरिए वजाहत दी गई, अभी तक 1 मार्च का ऑर्डर ऑफ द डे, यानी उस दिन की कार्रवाई का जो रिटर्न रिकॉर्ड है वो अभी तक कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो इसके बारे में बड़े गंभीर सवालात हैं। और अगर ऐसे जो गहरे आईनी मामलात जिनसे हम इस वक्त डील कर रहे हैं, अगर उनका फैसला जो है वो इंतहाई मुतनाज़िया 3 जजेस के जरिए आता है, तो फिर हुकूमत भी और जो बरान जमातें हैं जिसमें तमाम सूबों की जमातें शामिल हैं, बलूचिस्तान से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, मजहबी जमातें शामिल हैं, मेन स्ट्रीम की जमातें शामिल हैं, कौम परस्त शामिल हैं,
वो भी इस बारे में एक संजीदा मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद है कि जो 2023 में इंशाल्लाह आम इंतखाबात होंगे, उन तक पहुंचने के लिए हमें भी आइन की सरबुलंदी कायम रखनी है। लेकिन आइन में सिर्फ 224(2) नहीं है जो 90 दिन कहता है। आइन तो ये भी कहता है कि निगरान हुकूमतें होंगी, आइन ये भी कहता है कि नया सेंसस होगा, आइन ये भी कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल इख्तियार है इंतखाबात को करवाने का। तो ये सारे इशूज जो हैं, ये अगर कल एड्रेस्ड रह गए तो फिर जो है तनाव और अनारकी और कियोस मजीद फैलेगा, कोई मसला हल नहीं होगा। मसला हल नहीं होगा। और किसी भी फैसले की सूरत में एक तो मुज़ाकरात के ऑप्शन की बार बार बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, उस पर थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं, लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग लेट्स सपोज कि अगर कोई एक वाज़े हतमी फैसला आ जाता है, हुकूमत उसको तस्लीम नहीं करती या आपकी तरफ से उस फैसले को ना मानने का एक एलिमेंट मौजूद रहता है, तो क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनकी हुकूमत पे तौहीन और हुकूमत जाने की तलवार लटक नहीं रही? जी देखिए, ये तो कियास आराई तो की जा सकती है जी। लेकिन हमारे सामने है कि किस तरह पाकिस्तान के जो माली मामलात हैं वो इंतहाई मखदूश सूरत हाल में है कि हमें एक एक पैसे के लिए सोच विचार करनी पड़ रही है, बचत करनी पड़ रही है, सादगी करनी पड़ रही है। और दूसरी तरफ वाज़े तौर पे वजारत दिफा ने लिख कर दिया है कि उनके पास इन जो इलेक्शंस जो प्रपोज्ड हैं उनके लिए अफवाज के जवानों की जो मौजूदगी है, मुस्तकिल मौजूदगी है, स्टैटिक प्रेजेंस जिसको कहते हैं, वो उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो एंगेज्ड है। और अब जबकि अप्रैल शुरू हो गया है तो सेंसस जो है वो तकरीबन 75% कंप्लीट है और एक बहुत बड़ा गहरा आईनी मामला जिसकी तरफ कोर्ट ने तवज्जो नहीं दी कि ये तकरीबन नामुमकिन है कि एक दो सूबों के इंतखाबात जो हैं वो पुरानी मर्दमशुमारी पर हों, उसके बाद नई मर्दमशुमारी आ जाए, उसके ऊपर नए हलके बने और फिर कौमी असेंबली और दो सूबे जो हैं वो नई हल्का बंदी और नए सेंसस के ऊपर उनका इलेक्शन हो। उससे एक बहुत गहरे इश्यूज खड़े हो जाएंगे कि जी मुल्क में कितनी सीटें होनी है, किस सूबे की कितनी सीटें हैं। और जहां जबकि फाटा के लोग जो हैं वो इस वक्त बरसरे एहतजाज हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे मामलात को सीधा करें। तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनमें अगर ये उजलत की गई तो आइन को हमें जो बतौर एक पूरी दस्तावेज के तौर पर देखना है तो हमें बहुत मुश्किलात और एक केओस का सामना। सर आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन मेरा सवाल वहीं पे बरकरार है कि क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने की सूरत में तौहीन अदालत के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हैं, अपनी हुकूमत जाने के लिए तैयार हैं? जी देखिए, ये हमें ये उम्मीद है और तवक्को है कि जो आज जवाबात वजारत खजाना ने और वजारत दिफा ने अंडर सील्ड एनवेलोप्स राइटिंग में डिलीवर किए हैं, कोर्ट उनका पास करेगा और ऐसा कोई फैसला नहीं कल सादर करेंगे जिसके जरिए फिर इस किस्म का कोई मजीद तनाव जो है बढ़े। लेकिन क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, या समझते हैं कि नहीं होगी? जी नहीं, अभी ये आई थिंक सियासी तौर पे तो ये बड़ी मसालेदार बात है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इसमें घसीटना, लेकिन इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल की हेयरिंग में या उसके बाद में इंडिकेट करता है कि उनको वफाकी हुकूमत की तरफ से कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वो इमदाद नहीं मिल रही, तो फिर वफाकी हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कोर्ट में कुछ दिनों के बाद सामने आएगा और फिर हम जो ऑलरेडी इन राइटिंग दे चुके हैं उस पर बात करेंगे। तो अभी ये प्रोसीडिंग्स जो कल का जो फैसला है वो जिस तरह मैं फिर दोहरा देता हूं कि वो कोई मामला हल नहीं करेगा अगर वो गैर हकीकी और गैर आईनी बुनियादों पर खड़ा किया गया, क्योंकि कोर्ट के जो अपनी साख है, कानूनी और आईनी साख, उस पर भी बहुत गहरे सवाल आते हैं। सर ये मामला हल करने के लिए जो आप एक हकीकी हल चाह रहे हैं उसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार बार तवज्जो भी दिला रही है, मुज़ाकरात के ऑप्शन की बात कर रही थी, यकीन दहानी लेना चाह रही थी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा अभी तक नून लीग की तरफ से कम पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आपके इत्तेहादी हैं या पीडीएम के बाकी जमातों की तरफ से भी यकीन दहानी नहीं हुई। मुज़ाकरात के हवाले से भी कोई संजीदगी आप लोगों की तरफ से, पीडीएम की तरफ से नहीं दिखाई गई। तो ये भी तो एक हल सुप्रीम कोर्ट इसकी तरफ भी तो जाना चाह रही थी ना, इसको क्यों नहीं आप लोगों की तरफ से वेलकम किया? देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो रिकॉर्डिंग मंगवा के देखें कि पिछले हफ्ते जो पार्लियामान का मुश्तरका इजलास था उसमें हुल्लड़बाजी किसने की।
ठीक। उसमें मुस्तकिल नारे और आवाज़ें और बाज़ दफ़ा गलत ज़बान का इस्तेमाल किस जमात ने किया? ठीक। वो तहरीक इंसाफ ने किया। तो अगर वो संजीदा हैं और सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है, दोनों ऐवान एक्चुअली इन सेशन में है, तो सेनेट में जहां तहरीक इंसाफ मुकम्मल मौजूद है, उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, वो हम सब के साथ वहां बैठे होते हैं, तो फिर उनके पास बड़ा मौका था और अभी भी है कि अगर वो मुहज़्ज़ब तरीके से कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं तो जरूर हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जो उनका कॉन्डक्ट हमने पिछले हफ्ते जॉइंट सेशन में देखा, वो तो कोई हमें मुस्बत इंडिकेशन नहीं दे रहा। कोर्ट को वो जो मर्जी कहें, लेकिन एक्चुअल कॉन्डक्ट उनका तो हुल्लड़बाजी का, फिक्रेबाजी का, गलत जबान के इस्तेमाल का, गैर मुहज़्ज़ब तरीक़ेकार का। और ये भी हमें देखना है आगे कि आइन पर क्या कॉम्प्रोमाइज सियासी जमातें अगर कर लें तो वो कोर्ट को कबूल होगा। ये सारे इशूज जो हैं ये बड़े संजीदा हैं और सबसे बड़ा सवाल जो कल कोर्ट उस पर अपनी राय देगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी तरह भी इलेक्शन करवाने के मामलात में इन्वॉल्व हो सकता है या नहीं। उसके लिए उन्हें उसी किस्म की कोई तौजीह देनी पड़ेगी जो कि पुराने ज़माने में हम सुनते थे कि 1950 की दिहाई में नजरिया ज़रूरत आया। तो कोर्ट का इलेक्शन के करवाने के अंदर जो इंटरफेरेंस है उस पर भी बहुत गंभीर सवालात हैं आईनी हवाले से। खुर्रम सगीर खान साहब, बहुत ज़बरदस्त और बड़ी गहरी बातें आप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आपके आज के वक्त के लिए। खुर्रम दस्तगीर खान साहब वफाकी वजीर हैं, 2-3 अहम बातें कर गए हैं कि एक तो देखना पड़ेगा कि कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है, अगर फैसला आ जाता है कोई हतमी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई किरदार हो सकता है इलेक्शन कमीशन के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट जो बार बार मुज़ाकरात करने की बात कर रही है, तो मुज़ाकरात के जरिए अगर इलेक्शन में डिले हो जाता है तो ये आइन से बाहर नहीं होगा क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए। बड़ी अहम बातें की हैं फेडरल मिनिस्टर ने। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन अहम सवालात के रेज होने के हवाले से और कुछ दीगर अहम सवालात के जवाब भी लेंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ अब प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। बहरहाल इस हवाले से सवालात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, सेंटर हैं मोहसिन अजीज़ साहब। मोहसिन अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई है, फैसला महफूज कर लिया गया है, कल ये फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन आज अगर बात की जाए बज़ाहिर जो बाती नज़र में सुप्रीम कोर्ट का माइंड लग रहा था कि वो सोच रही है या वो चाह रही है कि इलेक्शन आइन की मुद्दत के अंदर ही हो और इसके लिए तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पे गवर्नमेंट, वो तमाम वसाइल प्रोवाइड कर। लेकिन दूसरी जब हमने देखा कि वफाकी हुकूमत उसमें थ्रू सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी फाइनेंस कुछ उज़र सामने आए हैं। हत्ता के सोमत सो के इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी कह दिया कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। तो यहाँ पे दो साइड्स नज़र आ रही हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का भी वही मौक़िफ़ है, दूसरा गवर्नमेंट है, इलेक्शन कमीशन का भी यही मौक़िफ़ है। अब फैसला महफूज कर लिया गया है, फैसला कल सुनाया जाएगा। किस तरह कंक्लूड होता आप देख रहे हैं इस मामले को, प्लस इसी 3 रुकनी बेंच के जरिए अगर कोई हतमी फैसला कुन फैसला आ जाता है तो ऐन मुमकिन है कि दीगर फरीक उसे कबूल ना करें। क्या कहेंगे इस पर? मैं तो इसको आइन पढ़ता हूँ तो आइन के मुताबिक देखता हूँ। हाँ। मैं तो ये इसको ऐसे देखता हूँ कि सबसे पहले तो पार्लियामेंट को जिन्होंने कि आइन लिखा है उनको अगर पढ़ना नहीं आता तो आइन की किताब को कहीं बाहर फेंक दें। मैं तो इसको ऐसे समझता हूँ कि जिसने आइन लिखा है वो उसकी तशरीह के लिए ये भिजवाता क्यों है। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का माइंड अगर आप पढ़ सकती हैं तो ठीक है, हमें भी नज़र आ रहा है। लेकिन कैन दे गो अगेंस्ट द आइन? आप चाहते हैं कि वो आइन के अगेंस्ट जाए। अब अगर हुकूमत अगर ये चाहती है कि वो इलेक्शन ना हो तो ये तो उनकी मंशा है ना। अब आइन तो ये नहीं कहता। अभी तो जो बात है उनमें तो बड़े कैटेगोरिकली 90 डेज़ का लिखा हुआ है, असेंबली तोड़ने का तरीका भी लिखा हुआ है और उसमें री इलेक्शन का भी लिखा हुआ है और जो आइन के मुताबिक जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका भी लिखा हुआ है। तो मेरा तो ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का इसके अलावा तो कोई चारा है ही नहीं। दूसरी बात आ जाती है कि ये कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। 21 बिलियन रुपए अगर पाकिस्तान के पास नहीं है तो फिर आप इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान को कि ये जी इन्होंने दिवालिया कर दिया मुल्क और उन्होंने IMF की डील ख़राब की। 21 बिलियन रुपए अगर इस
इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान के पास एक आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए नहीं है, तो फिर वी शुड ऑल पैक अप। दिस इज़ नॉट अ कंट्री एनी मोर। तो आप कौन सा बहाना बना रहे हैं? सिक्योरिटी की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको किस तरीके से मालूम हो गया कि 8 सितंबर को या 8 अक्टूबर को हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। आप नाउज़ुबिल्ला जो है ना, आपके ऊपर इल्हाम आना शुरू हो जाएगा। हमें क्या पता है कि 8 अक्टूबर को क्या हालात होंगे। आज जो हालात हैं वो तो इतने ऐसे ख़राब नहीं हैं। और ये भी बड़ी शर्म की बात है कि आप हुकूमत में बैठे हुए हैं और हुकूमत में बैठने के साथ आप कहते हैं कि हालात ख़राब हैं। तो आप हालात ठीक कीजिए ना। ठीक, ये तो हुकूमत की फेलियर का आप तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमत फेल हो चुकी है। ठीक है, मैं अगला सवाल, ठीक है, मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूंगी सेनेटर मोहसिन नज़ीर साहब, अगला सवाल आपसे करना चाहूंगी। सॉरी टू इंटरप्ट यू। जो आप आइन की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद भी करार दे चुकी है कि बेरेस्ट मिनिमम डिले अगर हो जाता है तो ठीक है। तो जब बेरेस्ट मिनिमम डिले सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है, तो क्या आप नहीं समझते कि वो 90 डेज के टाइम फ्रेम में से सुप्रीम कोर्ट खुद ही बाहर निकल जाने का एक ऑप्शन तो वो दे चुकी है? प्लस मेरे सवाल का वो हिस्सा अभी तक बरकरार है। एक तो अदालत ने कहा कि इलेक्शन कब होने हैं, डिले होने हैं, अर्ली होने हैं, तारीख अदालत ही दे सकती है। तो कल के महफूज फैसले में अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन की तारीख आ जाती है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो क्या आप समझते हैं कि जो दूसरा फरीक है वो इसको कबूल कर लेगा, या क्या ये आइन से बाहर चीज़ नहीं होगी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सो मच सो कि इलेक्शन कमीशन भी खुद कह चुका है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस क्या देख रहे हैं आप इसके? देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस तो यही है। पहली तो बात यह है कि इसको तारीख आगे चली गई है। हुकूमत की जो हरकत थी, जो उन्होंने फुर्तियाँ दिखा रहे थे, उसकी वजह से ये डिले हो गया है। लेकिन इसको आगे करने का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट को है, जो कि उन्होंने 1988 में भी किया था। अब बात यह है कि अगर ये उसको नहीं मानते तो एक हमारे पास पहले एक टर्मोइल मौजूद है। इकोनॉमिकली हम ख़त्म हो चुके हैं, इकोनॉमिकली हम जो है बिल्कुल ज़मीन को टच कर चुके हैं। IMF का कहीं दूर दूर तक पता नहीं लगता। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्राइसिस जो कि हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, उसको भी आप बढ़ाते जाएं तो इकोनॉमिकली आप और भी शटर हो जाएंगे। आप जो है, जो कि आपका आइन है, वो भी शटर हो जाएगा। आप इतना तसादम चाह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में और अदलिया में और पार्टीज़ में ये जो है तसादम हो जाए, तो ये तो हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है। अल्लाह न करे, ये तो एक दुश्मन के मुल्क के लिए आदमी ख्वाहिश कर सकता है, अपने मुल्क के लिए तो कम अज़ कम ये ना ख्वाहिश कर सकता है, ना ये चाह सकता है कि हम अपने मुल्क को इस नैच पे ले जाएं, यहाँ पे ले जाएं कि जहाँ पे कि सब टूट फूट हो जाए। इदारे पहले जो है तजब्जुब में पड़े हुए हैं, तो इदारों को सबको ख़त्म कर दें, तो फिर तो ये नो मैंस लैंड है ना, फिर तो ये जंगल का कानून है, फिर तो बनाना रिपब्लिक भी नहीं है। हम तो उससे भी नीचे गिर जाएंगे कि ये तो जंगल का कानून है। फिर जो माइट है वो राइट है, फिर जो माइट वाले होंगे वो अपना राइट इस्तेमाल करेंगे। और अल्लाह खैर सलाह, फिर हम लोग जो है अब जो है IMF के पीछे फिर रहे हैं, फिर हमारा डिफ़ॉल्ट भी हो जाएगा, फिर और भी हो जाएगा। क्योंकि सारे ममालिक यही कह रहे हैं कि आपकी स्टेबिलिटी इकोनॉमिकली तो नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो लेकर आए, ताकि हमें पता तो चले कि किससे। लेकिन मुझे एक और सवाल का जवाब दें। पॉइंट टेकन। सेनेटर मोहसिन नज़ीर साहब, मुझे एक और सवाल का जवाब दें कि इस बेंच के हवाले से, इस 3 मेंबर बेंच के हवाले से दीगर फरीकैन ने एतराज़ात फाइल कर दिए हैं, ऑन रिकॉर्ड फाइल कर दिए हैं। तो क्या आपने समझते कि इसी 3 रुकनी बेंच से अगर कोई फैसला आता है तो वो पाकिस्तान की अदालती सियासी तारीख का एक मुतनाज़ा फैसला हो सकता है, जिसके मनफी असरात हो सकते हैं पाकिस्तान की अदालती, सियासी, जमहूरी, पार्लिमानी तारीख पे? देखिए, बात यह है कि इनको नज़र आ रहा है कि इसके अलावा तो कोई और डिसीजन आ ही नहीं सकता। अब एक बेंच है, जिस वक़्त के उस बेंच ने कासिम सूरी की जो है वो जो जजमेंट है या उनका जो ऑर्डर है उसको नल एंड वाइड किया था रात को 12 बजे के टाइम, तो उस वक़्त तो ये शादियाने बचा रहे थे। ये वही 3 जजेस हैं, वही 3 जजेस जो हैं, उसके अलावा 1-2 जजेस और थे। उस वक़्त उनको इस पर एतमाद था। आज उनको नज़र आ रहा है कि एक गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी हम बात कर रहे हैं, तो उसका डिसीजन उस तरीके से आएगा जो कि आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आएगा, तो उस पर आप पहले से एतराज़ करें। तो ये तो जी मैं ना मानूँ वाली गेम है कि मैं ना मानूँ।
अब मैं ना मानूँ का इलाज तो मेरा ख्याल है शायद सुकरात के पास भी नहीं था, लेकिन इसका इलाज सिर्फ यही होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल को छोड़ दें, उस किताब को आप बंद कर दें, आप नई कोई राह अख्तियार करें, उससे करें। तो ये इल्ज़ामात की जो है सियासत ये पहले भी लगती रही और हमने देखा कि ये नून लीग का ये वतीरा रहा है। उन्होंने हमेशा जब उनके साइड की बात नहीं आई है, कभी उन्होंने पंजाब का नारा लगाया है, कभी उन्होंने कोई और नारा लगाया है, और इस तरीके से वो इलेक्शंस को रिग भी करते रहे हैं और इलेक्शंस को जो है डिले भी कराते रहे। इस दफ़ा तो बिल्कुल साफ जाहिर है, बिल्कुल साफ जाहिर है, और इस वक्त इनको अपनी मकबूलियत सामने आए। इन्होंने तो खुद बार बार कहते थे कि ये जो आप असेंबलियाँ तोड़ दें, अगर आप चाहते हैं कि वन लास्ट क्वेश्चन आगे चले। वन लास्ट क्वेश्चन वन लास्ट तो क्वेश्चन एक तो सेक्रेटरी फाइनेंस ने पैसों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज बता दिया, सेक्रेटरी डिफेंस ने सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी, और बहुत सी चीजें उन्होंने कहा कि मैं खुली अदालत में नहीं बता सकता, वो सरबा मोहर लिफाफे में उन्होंने पेश कर दिए। इसका मतलब है कि हालात वाकई इस कदर संगीन हैं कि खुली अदालत में भी सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो चीजें नहीं बता रहे थे, और वो इसके लिए एक इन कैमरा गुफ्तगू जो है वो चाह रहे थे। सो एक तो ये कंसर्न्स मौजूद है। दूसरा ने सुप्रीम कोर्ट ने भी एक यकीन दहानी चाही पुरअमन इलेक्शन होने की, पीटीआई की तरफ से करवाई गई, बाकी जमातों की तरफ से फिलहाल अभी तक नहीं करवाई गई। तो एक सिक्योरिटी कंसर्न तो मौजूद है। अगर इलेक्शंस हो जाते हैं अभी 2 सूबों में, तो क्या आप नहीं समझते कि एक बहुत बड़ा कंसर्न मौजूद है, बहुत बड़ा डेंजर खतरा मौजूद है कि दंगा फसाद हो सकता है, खूनरेजी हो सकती है, कारकुनान आपस में भिड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, लोगों की जानें जा सकती हैं, हलाकतें हो सकती हैं, लोग जख्मी हो सकते हैं। पाकिस्तान ने देखा इस तरह का एक खूनी कल्चर इलेक्शन के हवाले से, तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न तो है सेंटर साहब। वो आप ये बताएं गरीदा कि 8 अक्टूबर को ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? इनको कैसे प्रेडिक्शन हुई, कैसे इनाम आया कि आज ये ठीक नहीं हो सकते, आज से 90 दिन के बाद ठीक नहीं होंगे, और आज से जो है 120 दिन के बाद ये ठीक हो जाएगा? ठीक, ये कोई उसमें कोई वो ही नहीं है ना, कोई आर्गूमेंट ही नहीं है। बाकी ये है कि हमें पता नहीं कि रिजर्व फोर्स भी आर्मी के पास मौजूद है, नेवी हमारी जो है वहाँ बैठी है, वो भी एक पाकिस्तान का इदारा है, रेंजर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, वो भी है। मुझे पता नहीं, हो सकता है जाके इन कैमरा वो यही कहें कि जी हमारा तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की खिदमत के लिए तैयार हैं। जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है या जो हमारी पाक फ़ौज है, हो सकता है यही जाके अंदर कहे कि हमें प्रेशर है जी हुकूमत की तरफ से कि आप इस तरह के बयान दें। मे बी दे से इट इन कैमरा एंड दे विच दे कैन नॉट से इट इन पब्लिक। आई डू नॉट नो कि वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, लेकिन हालात भी अभी जो हैं वो आपके सामने हैं कि इससे ख़राब हालात में जो है पिछले जो 2018 है उसमें जो इलेक्शन हुए थे इससे ख़राब हालात थे। वो 2013 के जो इलेक्शन थे वो इससे भी ज़्यादा ख़राब हालात थे। अब इसमें तो जो है जंगों में जो है जो कौमें होती हैं जो कि आइन पे बिलीव करती हैं और जो कि जमहूरियत पे बिलीव करती हैं और जो कि जमहूरियत को फ़रोग देना चाहती हैं, वो तो जंगों में भी अपने इलेक्शन कराती रही हैं। तो ये तो खैर कोई ना कि ये कोई आर्गूमेंट है, ना इस पे को हमें गुफ्तगू करनी। बहुत शुक्रिया सेंटर मोहसिन अजीज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ प्रोग्राम में पेश कर। देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, और उसके बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान अपनी तरफ से कितनी बेहतरीन और कितने खुलूस नीयत से कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान के साथ हालात को बेहतर करने के लिए, लेकिन अफगानिस्तान के हालात या वहाँ की सरजमीन किस तरह से मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, और इन मसाइल को हल कैसे किया जा सकता है, हल की तरफ कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिस तरह मैंने ब्रेक पे जाने से पहले गुजारिश की कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे, खासतौर पे पाकिस्तान ना सिर्फ आज बल्कि पिछली कई दहाइयों से 3 दहाइयों से ज़ायद के अरसे में अपने अफगान बहन भाइयों के लिए, अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, अपने पड़ोसी बरादर मुल्क अफगानिस्तान के लिए किस कदर खुलूस नीयत के साथ और किस कदर सिंसियरिटी के साथ और किस कदर डेडिकेशन के साथ ताल्लुकात को, मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसकी एक छोटी सी मिसाल, छोटी तो बहरहाल नहीं है, बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है, लेकिन
लेकिन बहरहाल सेवरल इंस्टेंसेस, सेवरल एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान हमेशा की तरह अपने अफगान बहन भाइयों की खिदमत के लिए कोशा है, और इसमें जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है पाकिस्तान अफगान बहन भाइयों को। 5 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं इस वक्त, जिनमें चमन है, तुरखम है, खरलाची है, गुलाम खान है और अंगूर अड्डा है। और यहाँ पे जो एंट्री एग्जिट है, जो डेली की आमद रफ्त है, कम से कम 13,000 है, जिसमें मरीज़ भी होते हैं, ताजिर भी होते हैं, सयाह भी होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं, पैदल आने जाने वाले लोग भी होते हैं। और जो तिजारती काफलों के साथ कम से कम यहाँ पे नकलो हरकत है महीने की, वो कम से कम 3,85,000 मुसाफिरों पे मुश्तमिल है। डेली 13,000 लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं। और महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान इन क्रॉसिंग पॉइंट्स पे 100 से ज़्यादा काउंटर्स का इंतज़ाम कर चुका है, मज़ीद का भी कर रहा है। और किसी भी दूसरे मुल्क में, दुनिया भर में किसी भी दूसरे मुल्क में सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट्स पे इतना ज़्यादा एंट्री एग्जिट नहीं है। तो पाकिस्तान के ऊपर ये बर्डन है, लेकिन इस बर्डन के बावजूद पाकिस्तान इस जिम्मेदारी को बड़ी खुश असलूबी से अंजाम दे रहा है। फिर पाकिस्तान का एक इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि एक दस्तावेजी निज़ाम के वीज़ा आपका दुरुस्त है कि नहीं है, पासपोर्ट आपका दुरुस्त है कि नहीं है, ये बहुत बेहतरीन अंदाज से काम कर रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, ह्यूमन ग्राउंड्स पे पाकिस्तान अपने अफगान भाइयों को सहूलत फराहम करने के लिए, खासतौर पर जिसमें मरीज़ शामिल हों, ख़वातीन हों, ताजिर शामिल हों, सहाफ़ी हों, जो कि जिनके पास दस्तावेज़ात मुकम्मल ना हो, उनको भी फैसिलिटेट करता है, उनके दस्तावेज़ात मुकम्मल करवाता है थ्रू एक प्रॉपर प्रोसीजर। पाकिस्तान इन क्रॉसिंग पॉइंट्स के ऊपर इस सारे एंट्री एग्जिट को, इस सारी आमद रफ्त को डील करता है। तो ये इतनी बड़ी सर्विस पाकिस्तान पाक अफगान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए अंजाम दे रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट पाकिस्तान को रिस्पॉन्स क्या रिसीव होता है कि अफगान सरजमीन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होती है। TTP के बहुत से अनासिर वहाँ पनाह लिए हुए हैं, जिनको TTA की भी सपोर्ट हासिल होती है, फिर ISKP की सपोर्ट उनको हासिल है। तो आखिर क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, ये एक बुनियादी सवाल है। गिवन दैट, प्रोवाइडेड दैट कि पाकिस्तान इतने ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी, अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी, अपनी जो ख़ित्ते की जिम्मेदारी है, अपनी जो एक बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते जिम्मेदारी है, उनको बहुत अहसन तरीके से अंजाम दे रहा है, लेकिन उसके जवाब में रिस्पॉन्स उतना फुलफिलिंग क्यों नहीं आ रहा, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, क्या कहिएगा इस मामले पर? इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने रख दिया। देखें गरीदा, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे, मैंने से आउट ऑफ द वे, जब यहाँ से अमेरिकन ट्रूप्स गए हैं और अफगानिस्तान उसको बहुत बुरी कंडीशन में था और दे वर टोटल chaos and confusion, पाकिस्तान ने उनकी एवैक्यूएशन में, फॉरेन की एवैक्यूएशन में, हर चीज़ में अफगान तालिबान की जब हुकूमत बनाई तो हमने उनकी मदद की। यहाँ तक के लोगों ने, बाहर मुल्कों ने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान उनकी क्यों इतनी हमायत कर रहा है, पाकिस्तान एक किस्म उनका एम्बेसडर बन रहा है। हमने बात की कि उनकी पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने में मदद की जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए, उनकी रेट कायम करने में मदद की जाए, हर चीज़ में हमने मदद की। और उसके बाद फिर वी वर वेरी हैप्पी कि चलें आप आए, दे अंडरस्टैंड। तो ये अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान को, दे विल इनको रेन डालेंगे, लगाम डालेंगे। और इनको जब उन्होंने ये वादा किया कि हम अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी मुल्क के खिलाफ, तो वी वर वेरी हैप्पी। और इसको देखते हुए हमने कहा कि ये नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अमेरिकन भी वेपन एमुनिशन छोड़ गए, सारा वेपन एमुनिशन अनअटेंडेड छोड़ के गए, इसलिए कि वो दाइश, TTP, BLA, BLF के पाताल कायदे के पास चला गया। इवन देन फिर हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम नेगोशिएट करते हैं, हम आपको बिठाते हैं, बात करते हैं। बात डिटेल में की गई, वहां पर ये उस पर इन्होंने टाइम गेन किया। और उसमें जो हमें देखा है, उनकी जो कंडीशन थी कोई भी नहीं मान सकता था। ऐसी कंडीशन थी कि वो अफगान तालिबान को खुद कहना चाहिए था TTP को कि जी आप ये गलत कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उस पर भी वो नहीं बोले। उसके बाद पाकिस्तान ने दोबारा भी डिफेंस मिनिस्टर हमारे गए, DGI से गए, दोबारा बात की थी ये प्रॉब्लम है बॉर्डर पे, फाटा को वापस कर दें, उसको डीलिंग कर दें, वहाँ पर शरिया न लेने दें, हमें हुकूमत चलाने, जो उनकी डिजाइन थी, पाकिस्तान डिडंट एग्री। अब इसके बाद ये अब अफगान तालिबान को सोचने की बात है। सर यहाँ पे सवाल ले लीजिएगा, ये अफगान तालिबान के लिए सोचने की जो बात है, यहाँ पे सवाल ले लीजिएगा कि अफगान तालिबान को किस तरह से बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ज़रिए और ख़ित्ते के एक मामलात को देखते हुए और एक बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते एक इस्लामी रिश्ता भी तो है ना, दोनों मुसलमानियत का रिश्ता है दोनों मुल्कों के दरमियान, किस तरह से अफगान तालिबान को इस बात पर मजबूर किया जा सकता है कि वो TTP के ख़िलाफ़ एक्शन लें,
गिवन दैट कि टीटीपी को टीटीए की सपोर्ट तो हासिल है, लेकिन वो आईएसकेपी को भी बीच में ले रही है, उनकी सपोर्ट भी हासिल कर रही है, उनकी असिस्टेंस भी ले रही है। देखिए, बड़ा आसान तरीका है। पाकिस्तान खैर के पास बहुत टूल्स हैं इनको आर्म ट्विस्टिंग के लिए, लेकिन पाकिस्तान चाहता है हमारा ब्रदर मुल्क है जी। और वो लैंड लॉक्ड है, हम उनको हर वक्त ट्रेड ट्रांजिट भी देते हैं जी। और उसके बाद अगर हम इनको सिर्फ ट्रेड ट्रांजिट में ही थोड़ा सा तंग करेंगे और इनके 3 लाख अफगान रिफ्यूजीज हमारे पास हैं जी। अगर हम सिर्फ इनको ही वापस करें, उनको कहेंगे हमने बहुत मेहमाननवाजी कर ली, नाउ प्लीज टेक चार्ज ऑफ योर पीपल, इनको समझ आ जाएगी इकोनॉमिकली क्या हाल होगा। और उसके बाद हम नहीं चाहते कि इस वक्त हमारे इनके ताल्लुकात खराब हो। अफगान मैं बेसिकली मैं बताऊँ, अफगान पीपल आर थैंकलेस, लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, जो मर्जी कर लें, दे विल डू व्हाट दे वांट एंड वो अपने फायदे में करेंगे। और उसके बावजूद उनके लिंक जो है वो वहाँ पर टीटीपी को भी सपोर्ट कर रहा है, रॉ इंडियन रॉ कर रही है, उनको पैसा भी दे रहे हैं, फंडिंग भी दे रहे हैं, वेपन एमुनिशन दे रहे हैं, उनको लॉन्च भी करते हैं, रिकॉनेसेंस देते हैं, कम्युनिकेशन देते हैं। इसी तरह वहाँ पर आईएसएस को आप देख लें, वो भी वहाँ दाइश वहाँ बैठे हैं, उनको भी इन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं किया। हालांकि मैं आई स्टिल फील, मैंने नाटो को भी और अमेरिका में हमेशा ये कहता हूँ कि आप इनको हेल्प करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें। नंबर 2, इनकी पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने में करें, हेल्प करें, ताकि इनकी रेट ऑफ गवर्नमेंट कायम हो। रेट ऑफ गवर्नमेंट कायम हो तो देन दे माइट बी एबल टू हेल्प। बट ये इनकी और आइडियोलॉजी इनकी और टीटीपी की एक है, टीटीए की और टीटीपी की आइडियोलॉजी एक है। वी शुड बी वेरी क्लियर। उन्होंने उनको काफी मदद की है अमेरिका को पुश आउट करने में, अब वो उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ हमें चाहिए कि उनको वार्न कर दें। मेरे ख्याल में थोड़ी सी अग्रेसिव पॉलिसी पे जाना चाहिए। इट इज एनफ, हमने बहुत कर लिया। नंबर 1, अफगान रिफ्यूजीज की बात कीजिए हमसे कि जी आप ले लें, हमने बहुत कर लिया, हम अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि इन्हीं में ही वो सहूलतकार हैं, इन्हीं में वाकई छुप जाते हैं, इन्हीं में से लोग निकलते हैं और आके पाकिस्तान में ऑपरेशन करते हैं, टेररिज्म के ऑपरेशन करते हैं। नंबर 2 एक और सिर्फ बात के देखें, इस ये करें। नंबर 2 पाकिस्तान करें, अगर आप नहीं करेंगे फिर हमें पता है आपके कहाँ का ठिकाने इनके हैं, फिर वील हैव टू गो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। फिर आप कहेंगे इसलिए हम चाहते हैं कि आप खुद मना करें, और ये हमें बड़े क्लियर टर्म में उनको बताने की जरूरत है। राइट। एक लास्ट सवाल इस डिबेट से हट के, इस डिस्कशन से हट के मैं करूंगी, सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पे आपको लेके आऊंगी। सुप्रीम कोर्ट में सेक्रेटरी डिफेंस ने आज कह दिया कि फोर्सेस अवेलेबल नहीं हो सकती इमीडिएटली क्योंकि बहुत से दीगर मामला था, लेकिन अपेरेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उस रीजनिंग को बाय नहीं किया। कैसे देखते हैं आप? और रिजर्व फोर्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज एक बात हुई है। देखें गरीदा, रिजर्व फोर्स जो होती है वो इमरजेंसी में, लड़ाई में रिजर्व लिस्ट होती है, वो अपने सेंटर्स उनको एक्टिवेट करते हैं, उनको फिर उनको वेपन ट्रेनिंग, दोबारा रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराई जाती है। फिर देन यहाँ पर तो वो दे कांट गो यूनिफॉर्म, दे विल बी इन सिविल्स। अगर सिविल्स में जाएंगे तो उनकी कोई वो इम्पैक्ट नहीं होता। एवरीबडी वुड नो कि दे रिटायर्ड फौजी, तो उनकी इम्पैक्ट नहीं हो सकता। सेकंड, इसी तरह एयरफोर्स और नेवी की भी वो बात नहीं होती जो पाकिस्तान मिलिट्री जो फुली ट्रेंड होती है, जो अपनी कार्रवाई क्विक रिएक्शन फोर्स, और उसके बाद ये कहने कि दे शुड हैव अंडरस्टूड कि पाकिस्तान को वाकई इस वक्त प्रॉब्लम है टेररिज्म की। आपके सामने अफगान तालिबान की तरफ देख लें, बलूचिस्तान की देख लें, रोजाना हमारे 4 अभी भी ईरान बॉर्डर के 4 हमारे जवान शहीद हुए हैं। दिस इज वेरी सीरियस। इसको कोर्ट को इसको कंसिडर करना चाहिए था, और उसके बाद ये भी मौका देना चाहिए था कि ये बैठ के पॉलिटिकल लीडर्स को फैसला करें, इनको 1-2 हफ्ते दे देते ताकि इलेक्शन देखें इकट्ठे होने चाहिए। मैं ऑनेस्टली फैमिलियर, हाँ अक्टूबर से आप करते 1-2 महीने एडवांस कर लेते, लेकिन ये जरूर कहें कि आप लेट से जुलाई अगस्त में आप इलेक्शन करा लें, लेकिन पूरे इलेक्शन सज्जन से इकट्ठे हों, जिसमें असेंबली, प्रोविंशियल एंड नेशनल असेंबली इकट्ठे इलेक्शन हो, एक दफा हो, और एक पूरे साल मुल्क पूरे इलेक्शन में मुतमिल नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिहाइश नवाज साहब। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका, लेकिन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock. अल्लाह हाफिज़।